हे बच्चों, तो आज हम लोग क्लास 11 एनसीईआरटी फिजिक्स का चैप्टर नंबर 10 दैट इज मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, हम लोग क्लास 11 एनसीईआरटी फिजिक्स का चैप्टर नंबर 10 दैट इज मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स देखेंगे। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने सॉलिड्स का देखा था। तो देखो यार, इसको ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको एक बात बता दूं कि अगर आप क्लास 11 एग्जाम की तैयारी करो या फिर कोई भी स्टेट लेवल एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए एनसीईआरटी इनफ है। ठीक है ना, एनसीईआरटी आप रीड करोगे इनफ है। लेकिन अगर आप नेशनल लेवल एंट्रेंस की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जैसे कि जेईई या फिर नीट, ठीक है, तो एनसीईआरटी तो रीड करना ही है, एनसीईआरटी तो पढ़ना ही है, जो कि मैं पढ़ा ही रहा हूँ। साथ में कोई और बुक्स भी पढ़ने हैं। अब कोई और बुक्स क्यों पढ़ने हैं? क्योंकि उसमें और भी कॉन्सेप्ट्स दिए रहते हैं, जैसे एनसीईआरटी में कुछ कॉन्सेप्ट्स नहीं दिए। ठीक है ना, इसके लिए कई मतलब काफ़ी लोग बोलते हैं कि और भी बुक्स आपको रीड करने चाहिए, पढ़ने चाहिए। ठीक है, और क्वेश्चन तो सॉल्व करना ही करना है अगर आप नेशनल एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो तो। ठीक है, तो जो भी इसमें कंसेप्ट नहीं दिए हैं तो मैं वो चैप्टर खत्म होने के बाद लास्ट में कराऊंगा। ठीक है, लेकिन वो कराऊंगा ज़रूर। ठीक है, ओके, तो चलिए हम लोग चैप्टर अब शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ। ओके, तो देखो इंट्रोडक्शन में कुछ नहीं है कि जो फ्लूइड्स है ना, फ्लूइड क्या होता है बेसिकली? विच कैन फ्लो। ठीक है, विच कैन फ्लो, जो भी फ्लो होता है उसको हम फ्लूइड्स बोलते हैं। अब फ्लो क्या क्या होते हैं? दो ही चीज़ें होती है, एक तो लिक्विड फ्लो होता है एंड गैसेस फ्लो होता है। ठीक है ना, लिक्विड एंड गैसेस ये दोनों फ्लो होते हैं, तो सिंपल ये फ्लूइड्स होता है। लेकिन इस चैप्टर में हम लोग सिर्फ प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स के ऊपर स्टडी करेंगे, गैसेस के ऊपर ज़्यादा स्टडी नहीं करेंगे। ठीक है, ओके। अब देखो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि अगर मैं बात करूँ वॉल्यूम, तो सॉलिड और लिक्विड का फिक्स वॉल्यूम रहता है। सॉलिड्स एंड लिक्विड हैव फिक्स वॉल्यूम, लिक्विड्स हैव फिक्स वॉल्यूम। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? देखो, अगर मैं कंटेनर की एक बात करूँ, एक कंटेनर ले लो, ठीक है, 3 कंटेनर ले लो, ओपन कंटेनर। तो अगर इसमें कोई सॉलिड डाल दूँ, तो सॉलिड का तो वॉल्यूम वो स्पेस ऑक्यूपाई करेगा ही। अगर मैं लिक्विड डाल दूँ, मतलब कोई भी लिक्विड में ऑयल आ गए, वाटर आ गए, ठीक है, मर्क्यूरी ये सब आ गए, तो वो भी एक वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। लेकिन अगर इसमें मैं गैसेस डाल दूँ ओपन कंटेनर में, तो गैसेस तो निकल जाएंगे बाहर, है ना। तो इसके लिए इन सॉलिड और लिक्विड के वॉल्यूम होते हैं, फिक्स वॉल्यूम होते हैं, लेकिन गैसेस का कोई वॉल्यूम नहीं होता है, फिक्स वॉल्यूम। ठीक है, और तीसरी बात कि कंप्रेसिबिलिटी जो था उसके बारे में हम लोगों ने देखा था ना सॉलिड्स में, है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स में। तो क्या होता है, गैसेस का जो कंप्रेसिबिलिटी होता है वो ग्रेटर होता है एज कम्पेयर टू लिक्विड, एज कम्पेयर टू सॉलिड, है ना। ये कंप्रेसिबिलिटी की मैं बात कर रहा हूँ। अब जैसे एग्जांपल लो, कोई एक बलून ले लो, बलून में आप गैस भर दो, ठीक। फिर कोई बलून ले लो, उस बलून में आप लिक्विड भर दो, और कोई बलून में आप सॉलिड डाल दो। बलून के अंदर वैसे सॉलिड तो जाएगा नहीं, जा सकते, जैसे वो आप डाल सकते हो, गोटी आपका वो होता है ना, कांचा हम लोग खेलते हैं, वो भी डाल सकते हो, वो भी एक सॉलिड ही है ना। तो अगर आप देखोगे तो इसको आप प्रेस करोगे तो ये ज़्यादा प्रेस होगा एज कम्पेयर टू लिक्विड, एज कम्पेयर टू सॉलिड। तो ये ज़्यादा प्रेस होता है एज कम्पेयर टू दिस, एज कम्पेयर टू, मतलब सबसे कम ये प्रेस होता है। इसका प्रेस जो ज़्यादा प्रेस होगा उसका ज़्यादा कंप्रेसिबिलिटी रहेगा। ठीक है ना, तो गैसेस का ज़्यादा कंप्रेसिबिलिटी रहता है। ठीक है, तो ये कुछ इंट्रोडक्शन का था। अब हम लोग आगे वाले टॉपिक्स पे आते हैं, 10.2 दैट इज प्रेशर। ठीक है, तो यार अगला जो टॉपिक है वो आपका है प्रेशर। ओके, तो देखो ये उंगली है आपका, अगर ये जो उंगली है इस पे मैं एक नीडल, जिसको हम लोग सुई बोलते हैं ना, सुई अगर मैं प्रेस कर दूं तो हल्का सा भी प्रेस करूं तो अंदर चला जाएगा वो, खून आने लग गया, है ना। वही अगर मैं ये मार्कर प्रेस करूं तो ये देखो, अगर मैं देखूं तो ये उंगली पे ज़्यादा एरिया कवर कर रहा है ये मार्कर, लेकिन वही जो आपका नीडल था वो बहुत कम एरिया ले रहा था और अंदर चला जाएगा। तो इसका मतलब क्या, जो प्रेशर है वो एरिया पे बेसिकली डिपेंड करेगा। तो देखो, जो प्रेशर का तो एक्चुअल जो आपका फिजिक्स में डेफिनेशन है वो मैं बताता हूँ क्या है, लेकिन प्रेशर को समझने के लिए आप क्या बोल सकते हो। तो देखो, इसको अगर मैं देखो अपने लैंग्वेज में बोलूँ तो अपने लैंग्वेज में कितने एरिया में, ठीक है, कितने एरिया में, अब ये एरिया वो मत समझने लगना कि वो जो एरिया तो कुत्तों का होता है, जंगल तो शेर में रहता है, अरे सॉरी, शेर तो जंगल में रहता है, उल्टा बोल दिया। तो ये एरिया आपका वो एरिया कवर रहता है, जैसे कि आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है, वो एरिया। ठीक है, तो कितना एरिया में कितना कितना फोर्स
एक्ट कर रहा है, एक्ट कर रहा है, ठीक है ना, उसका इम्पैक्ट ही एच ई लिखेंगे ना, ही हाई एच ई, उसका इम्पैक्ट ही प्रेशर है, ठीक है ना, प्रेशर है। तो ये मैंने हिंदी में लिख दिया, इंग्लिश वाला हिंदी में, तो ये समझ गया। तो ये मैंने एक्चुअली डेफिनेशन नहीं लिखा, ये समझाने के लिए लिखा है कि प्रेशर क्या होता है, कितने एरिया में कितना फोर्स एक्ट करेगा, तो उसके हिसाब से उसका जो इम्पैक्ट रहेगा ना फोर्स का, वही आपका प्रेशर है, ठीक है। अब इसका जो एक्चुअल डेफिनेशन है फिजिक्स में वो देखेंगे क्या होता है। तो ये समझा, ये आपका प्रेशर होता है। मतलब अभी जो मैंने उंगली वाला एग्जाम्पल लिया था, ठीक है, तो वो कम एरिया में जो फोर्स लग रहा था, अगर सपोज पहले मैं निडल लिया, निडल से जो फोर्स लगाया वो 10 न्यूटन लगाया, ठीक है, तो 10 न्यूटन मतलब वो अंदर तक चला जाएगा। वही मैं ये मार्कर से 10 न्यूटन फोर्स लगा रहा हूँ इस उंगली पे, तो अंदर ही नहीं जाएगा। तो अगर मैं देखा जाए तो प्रेशर किसका ज़्यादा है, नीडल वाले का प्रेशर ज़्यादा है, क्योंकि दोनों में तो फोर्स सेम ही लगा था ना, बट एरिया पे भी मैटर करता है। एरिया इसमें कम एरिया कवर कर रहा था, फोर्स ज़्यादा लग रहा था, तो प्रेशर ज़्यादा होगा, ठीक है, ये समझे। ओके, तो ये तो मैं एग्जांपल दिया था। अब हम लोग देखते हैं कि जो आपका एक्चुअल डेफिनेशन है जो साइंस में है वो क्या है। कि जैसे कि अगर मैं बात करूं, अगर एक लिक्विड ले लो, ठीक है, लिक्विड में कोई भी एक सॉलिड ऑब्जेक्ट डाल दो, तो उस सॉलिड कोई भी ऑब्जेक्ट डाल सकते हो, सॉलिड या लिक्विड का ही, लिक्विड के अंदर ही लिक्विड का एक जैसा शेप, मतलब ऑब्जेक्ट जैसा शेप आप कंसिडर कर सकते हो। या ले लो कोई मैं सॉलिड डाल रहा हूँ, ठीक है, तो उस पर हर तरफ से फोर्स लगेगा। अब जब हर तरफ से फोर्स लगता है तो मैंने आपको बताया था कि प्रेशर होता है वो, ठीक है। तो जो अब मैं एक्चुअल डेफिनेशन बता रहा हूँ प्रेशर का, ठीक है, तो जो उसको पहले तो हम एवरेज प्रेशर देखेंगे। तो जो एवरेज प्रेशर होता है, एवरेज प्रेशर PAV, ठीक है। तो जो एवरेज प्रेशर वो क्या होता है, एवरेज प्रेशर का फॉर्मूला जो होता है वो होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। ये जो फोर्स रहता है ना, हमेशा नॉर्मल फोर्स रहता है, याद रखना, नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर फोर्स रहता है उस एरिया के, ठीक है। अब जैसे ये अगर मैं बात करूँ तो ये जो फोर्स लग रहा है ना, ये जो भी फोर्स लग रहा है ये इसके नॉर्मल लग रहा है, समझ गए। मतलब ये आपका एक कंटेनर का ये साइड का ले लेता हूँ, ये फोर्स ले लेता हूँ, तो नॉर्मल मतलब 90 डिग्री पे लगता है, समझे। तो ये जो फोर्स लगेगा ये जितने एरिया में भी लग रहा है वो 90 डिग्री पे लगेगा, तो इसको हम लोग नॉर्मल फोर्स बोलते हैं। और इस चीज़ को एक और चीज़ बोलते हैं जिसको हम लोग थ्रस्ट बोलते हैं, ठीक है ना। थ्रस्ट हमेशा ही नॉर्मल फोर्स कहलाता है, ठीक है। अब ये आपके टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है, एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है। थ्रस्ट हमेशा क्या होता है, थ्रस्ट हमेशा परपेंडिकुलर फोर्स होता है, जो कि इसके लिए ही लगता है, प्रेशर के लिए। मतलब लिक्विड पे जो फोर्स लगाता है ना किसी ऑब्जेक्ट पे, उसके लिए लगता है, ठीक है। तो ये भी आप नोट कर लेना। तो एवरेज प्रेशर का जो आप डेफिनेशन लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, इज डिफाइंड एज नॉर्मल फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, ठीक है ना, ये डेफिनेशन हो गया। तो ये एवरेज प्रेशर था, ठीक है। तो अगर मैं वही बात कर लूँ कि अभी आपका एरिया बहुत कम है, बहुत ज़्यादा कम है, स्मॉल एरिया, तो स्मॉल एरिया के लिए जो हमारा प्रेशर है वो डी हो जाता है, डीपी हो जाता है, डीपी इज इक्वल्स टू DF/DA, ठीक है। ये लिमिट वगैरह लगाते हो, लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है वैसे भी, ठीक है। तो ये हो गया फॉर स्मॉल एरिया, ठीक है, जो भी आपका प्रेशर रहेगा। ये हो गया एवरेज प्रेशर। एवरेज प्रेशर मतलब बहुत सारा प्रेशर लग रहा है, तो आपको एवरेज प्रेशर निकालना है, तो आप कैलकुलेट कर सकते हो, नॉर्मल फोर्स आपका एडिशन डिवाइड बाय जो भी एरिया, ठीक है। तो वो तो अपन न्यूमेरिकल्स में देख लेंगे। तो ये चीज़ मत भूलना, ये जो थ्रस्ट रहता है ये क्या होता है, परपेंडिकुलर फोर्स होता है, जो कि फ्लूइड के अंदर ही लगता है। मतलब फ्लूइड के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट डाल दो तो फ्लूइड हमेशा नॉर्मल फोर्स ही लगाता है, जिसको हम थ्रस्ट बोलते हैं। तो बेसिकली ये जो फोर्स है ना यहाँ पे, नॉर्मल फोर्स, ये आपका थ्रस्ट ही है और कुछ नहीं है, ठीक है। ये जो नॉर्मल फोर्स है ये आपका थ्रस्ट है। चलो ठीक है, अब तो समझ गए होगे। अब इसका हम लोग देख लेते हैं आगे, यूनिट, डायमेंशन, ये सब। तो जो प्रेशर का डायमेंशन होता है, डायमेंशन तो इजीली आप निकाल सकते हो ना, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स का डायमेंशन, एरिया का डायमेंशन। तो डायमेंशन क्या मिलता है आपका, डायमेंशन मिलता है L-1 M1 T-2, ठीक है। ये निकालूंगा नहीं मैं, आपको आता है निकालने। इसका यूनिट क्या होता है प्रेशर का, प्रेशर के नीचे लिखना है यूनिट। देखो यूनिट होता है इसका न्यूटन, फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, एरिया का न्यूटन बोल रहा हूँ, एरिया का
यूनिट मीटर स्क्वायर, ठीक है, न्यूटन पर मिनट बोल रहा हूँ, या मीटर स्क्वायर, ठीक है। और इसको हम लोग पास्कल भी बोलते हैं, और पास्कल, क्योंकि पास्कल ने एक लॉ दिया था लिक्विड के लिए, जो हम, क्योंकि मैंने अभी क्या बताया कि हम लोग ज़्यादा इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स में गैसेस का नहीं पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स का पढ़ेंगे, मतलब जो भी लिक्विड्स के प्रॉपर्टीज है ना वही हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है, ओके। तो इसका जो यूनिट है एक पास्कल भी होता है, पीए से हम लोग डिनोट करते हैं, पीए, ओके। ये हम लोग क्यों पास्कल, क्योंकि पास्कल एक ब्लेज पास्कल करके थे फ्रेंच साइंटिस्ट, उन्होंने फ्लूइड प्रेशर के बारे में स्टडी किया था बहुत, तो उसके लिए फ्लूइड प्रेशर में आप समझ रहे हो, मैं वही मैं बात कर रहा हूँ, हम लोग फ्लूइड की ही बात कर रहे हैं, ठीक है। इस चैप्टर में हम लोग फ्लूइड का ही मतलब ज़्यादातर बात करेंगे, लिक्विड का, फ्लूइड बोल रहा हूँ, हाँ मतलब फ्लूइड में लिक्विड का, ठीक है। तो ये यूनिट हो गया। अब देखो, अब ये प्रेशर का यूनिट हो गया, अब एक और यूनिट है जिसको हम लोग बोलते हैं एटमॉस्फियर, एटीएम, एनी टाइम मनी, ठीक है। एटीएम वैसे स्मॉल ए रहता है ये, एक मिनट में यूनिट लिख देता हूँ, यूनिट इज एटीएम, ठीक है। ये एटीएम क्या होता है, इसका फुल फॉर्म है एटमॉस्फियर, ठीक। अब ये ये होता क्या है, ये बेसिकली वो प्रेशर है, जैसे समुद्र आपने देखा होगा, समुद्र के ऊपर ना एक एटमॉस्फेयर रहता है, सपोज ये समुद्र है, ये आपको बोर्ड दिख रहा है ना, इसके ऊपर ना एक एटमॉस्फेयर है, वातावरण है, तो इस वातावरण का भी एक प्रेशर होता है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं एटमॉस्फेयर, समझे, ओके। तो अब कितना एटमॉस्फेयर कितना पास्कल होता है, अब देखो ये दोनों सेम है, 1 न्यूटन 1 पास्कल दोनों सेम ही है, बट कितना एटीएम कितना पास्कल होता है वो जरा देखते हैं। तो 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल्स टू 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल होता है, ये पास्कल ले लो या फिर और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ले लो, बात एक ही है, ठीक है ना, ये समझा। तो ये आपको नोट करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ओके। तो देखो, जो लिक्विड की एक प्रॉपर्टी थी जिसको हम बोलते हैं प्रेशर, तो प्रेशर के बारे में अभी हमने थोड़ा देखा। अब लिक्विड की ना एक और प्रॉपर्टी होती है जिसको हम बोलते हैं डेंसिटी, ठीक है, डेंसिटी, क्योंकि हर एक लिक्विड का अलग अलग डेंसिटी होता है, अलग अलग टाइप के लिक्विड का, जैसे मर्क्यूरी का अलग डेंसिटी है, ऑयल का अलग डेंसिटी है, वाटर का अलग डेंसिटी है। तो डेंसिटी भी आप देख लो, डेंसिटी मतलब सिंपल आपको फॉर्मूला वगैरह देखना है, डेंसिटी को डिनोट करते हैं इसको रो से, ठीक है ना। देखो कई कई टेक्स्ट बुक में ऐसा भी बनता है, कई आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में ऐसा बनाया हुआ है ना। तो ये सब ये रो ही है, ठीक है ना, रो मतलब आर, मतलब स्पेलिंग में बता रहा हूँ, RHO, रो, ठीक। तो जो रो है, मैं आपको टेक्स्ट बुक जैसा ही बनाता हूँ, ये ऐसा है ना, ठीक है, हाँ ऐसे ही है। रो जो है आपका वो क्या होता है, डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, सिंपल, ये तो आपको फॉर्मूला पता ही है। अब डेंसिटी का यूनिट क्या होता है, यूनिट देख लो, यूनिट तो आप देख ही सकते हो, यूनिट क्या होता है, मास का केजी हो गया, वॉल्यूम का अगर मीटर क्यूब हो गया, पर मीटर क्यूब, ये यूनिट हो गया। डायमेंशन भी आप निकाल सकते हो, डायमेंशन क्या होगा, मास का डायमेंशन अपॉन वॉल्यूम का डायमेंशन निकालोगे तो डायमेंशन क्या आता है, L-³ m1T0, ठीक है, ये आपका डायमेंशन आता है, सिंपल। तो ये सब तो सिंपल चीज़ें हैं। और एक और चीज़ देखो, जो डेंसिटी ऑफ वाटर रहता है, डेंसिटी ऑफ वाटर, ये पॉइंट नोट कर लेना, डेंसिटी ऑफ, ये क्या लिख दिया मैंने, डेस्पेसिटो, डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस जो रहता है, ये हमेशा 1000 kg पर मीटर क्यूब रहता है, नॉर्मली ऐसा मेजर किया गया है, ठीक है, डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, ओके। तो ये आपको नोट रखना है, मतलब एट रूम टेम्परेचर भी बोल सकते हो, क्योंकि इसका जो डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करोगे तो अराउंड 277 केल्विन आता है, ठीक है, एट 4 डिग्री सेल्सियस। रूम टेम्परेचर अराउंड इतना ही होता है ना, नहीं भाई, रूम टेम्परेचर इतना नहीं होता है, रूम ये इतना डिग्री में तो ठंड है, बहुत ठंडी लगती है, 4 डिग्री सेल्सियस मतलब बहुत कम हो गया यार, ठंडी लगती है, ठंडी का मतलब इतने में बहुत ज़्यादा ठंडी लगती है, चलो ठीक है। तो बट आपको याद रखना है कि वाटर का जो डेंसिटी है वो पकड़ लो अराउंड आइस या फिर आइस के आसपास, जैसे वो आइस बनने वाला रहता है तो उसका 1000 kg पर मीटर क्यूब रहता है, क्या डेंसिटी, किसका, वाटर का। अब देखो एक और चीज़ है रिलेटिव डेंसिटी,
रिलेटिव डेंसिटी। अब वो क्या होता है, अगर किसी भी रिलेटिव डेंसिटी का पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। फॉर्मूला क्या है, डेंसिटी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। अब ये आपको समझेगा नहीं मैंने क्या लिखा है कि किसका डेंसिटी आप बोलोगे, है ना। डेंसिटी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर। तो डेंसिटी ऑफ वाटर आपको पता ही है 1000 है एट 4 डिग्री, ये भी लिख दूं एट 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना, क्योंकि अलग अलग डिग्री सेल्सियस पे अलग अलग डेंसिटी रहता है वाटर का, ठीक है ना। मतलब एट 4 डिग्री पे अप्रोक्स 1000 रहता है, हम लोग अप्रोक्स 1000 ही लेते हैं ज़्यादातर। तो रिलेटिव डेंसिटी, इसका मतलब कि रिलेटिव डेंसिटी, आप सपोज आप बोल सकते हो कि रिलेटिव डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम अगर मैं बात करूं, एग्जांपल में बोल रहा हूं, एग्जांपल। तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अगर मैं बात करूं एल्यूमिनियम, ठीक है, तो इसका क्या होगा, डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम, मतलब एल्यूमिनियम की डेंसिटी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, समझे। तो ये होगा आपका रिलेटिव डेंसिटी का, ठीक है। रिलेटिव डेंसिटी का मतलब ये होगा, किसी का भी अगर रिलेटिव डेंसिटी निकालो तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ उसका अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। और जो रिलेटिव डेंसिटी है इसका जो यूनिट है वो यूनिटलेस होता है। क्या होता है वो, यूनिटलेस। क्यों, क्योंकि ऊपर भी डेंसिटी है नीचे भी डेंसिटी है, तो दोनों का यूनिट कैंसिल हो गया ना, सीधी सी बात है, ठीक है। तो ये आपको, ये किसका यूनिट है, रिलेटिव डेंसिटी का यूनिट है, ठीक है। ओके, तो ऐसे पॉइंट वाइज आप अच्छे से नोट करना, मैं भले से ऐसा आड़ा टेढ़ा कैसे भी कर रहा हूँ, लेकिन आपको अच्छे से नोट करना है, ठीक है ना। तो अब इसके बाद एग्जाम्पल नंबर एक दिया है 10.1, वो करते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे 10.1 एग्जाम्पल। तो देखो एग्जाम्पल में जो 10.1 है उसमें क्या बोला है कि 2 थाई बोन है। थाई बोन को हम लोग बायोलॉजी में फीमर बोलते हैं और हिंदी में जांघ बोलते हैं, ठीक है ना। उस 2 है, याद रखना, 2 थाई बोन है, 2 ही रहता है ना सबके इंसान के पाँव में, इंसान के पास। ईच ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, उसका एरिया दिया हुआ है, मतलब गिवन क्या दिया है यहाँ पे, एरिया, अरे तेरी एरिया दिया है यहाँ पे 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। सपोज द अपर पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी ऑफ मास 40 kg, मतलब जो थाई बोन है वो ऊपर का बॉडी सपोर्ट कर रहा है, तो मास कितना है उसका 40 kg, ठीक है। ओके, ये मैंने एक्चुअली जूम किया हुआ है कैमरा को, तो इसके लिए आपको क्लियर शायद थोड़ा नहीं दिख रहा होगा, आपके पास टेक्स्ट बुक है तो उसमें से भी देख सकते हो, अब ऐसे ही समझ सकते हो, ठीक है ना। एस्टिमेट दी एवरेज प्रेशर सस्टेन बाय फीमर्स बोला, मतलब दोनों फीमर्स कितना, दोनों मिला के फीमर्स, दोनों थाई बोन मिला के कितना प्रेशर सस्टेन कर पाएंगे। तो क्वेश्चन मार्क प्रेशर, तो प्रेशर आपको पता है, एक ही चीज तो आपको पता है, प्रेशर का फॉर्मूला है फोर्स बाय एरिया, हमको यही चीज पता है, अब हमको कुछ नहीं आता भाई, गाय हमारी माता है, हमको बहुत कुछ आता है, ठीक है ना। फोर्स क्या हो गया, फोर्स हम लोग बोल सकते हैं कि जो थाई बोन है, जो आपका बॉडी है वो थाई बोन पे नीचे की तरफ फोर्स दे रहा है, तो नीचे की तरफ फोर्स क्या होता है, मास इंटू ग्रेविटी, है ना, नीचे की तरफ जो कि वेट होता है। तो एफ हो गया m इंटू जी अपॉन एरिया, m आपको पता है 40, ठीक है ना, इंटू जी। देखो जी की वैल्यू अगर आपको दी रहेगी 10 तो आप 10 लेना, तो मैं यहाँ पे 10 ही ले रहा हूँ नॉर्मली, क्योंकि सब 10 के पावर में जैसे दिया है, पावर जैसे ही दिया है, 10 के पावर में ही दिया है मतलब, ठीक है। तो इसमें भी आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में कि जी आपको 10 लेना है या 9.8 लेना है। एरिया, अब देखो एरिया की अगर मैं बात करूं तो ईच ऑफ क्रॉस सेक्शन, मतलब एक का एरिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो दोनों का एरिया क्या होगा 2 इंटू 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। अब एक बात करते हैं हम लोग, एरिया जो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है इसको ना मुझे मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर दो, क्योंकि हम लोग का जो यूनिट होता है वो हमेशा MKS में ही लेना चाहिए, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर, तो आपको 2 इंटू 10 इंटू 10⁻⁻4 लेना है यहाँ पे, ये मीटर स्क्वायर वाला, ठीक। अब देखो भाई, ये मैं 0 का ये 400 हो जाएगा, तो 400 को मैं 4 इंटू 10⁻2 भी लिख सकता हूँ, अपॉन 2 इंटू इसको मैं लिख सकता हूँ 10⁻3। अब ये -3 ऊपर जाएगा तो 10 क्या हो जाएगा 4 इंटू 10⁻5 हो जाएगा, अपॉन 2 हो जाएगा, तो 2 जा, तो हो गया 2 इंटू 10�5। प्रेशर है तो यूनिट क्या रहेगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और पास्कल भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका यहाँ पे सम, एग्जाम्पल नंबर 10.1।
अगला टॉपिक है वो है आपका पास्कल्स लॉ। तो इसमें बेसिकली आपके जो टेक्स्ट बुक में जो दिया है डेफिनेशन, वो क्या दिया है कि प्रेशर इन अ फ्लूइड एट रेस्ट, मतलब फ्लूइड रेस्ट पर होना चाहिए। इस सेम हर जगह जो प्रेशर है वो सेम रहेगा एट ऑल पॉइंट्स, मतलब हर एक पॉइंट पे। अगर अगर इफ दे आर एट सेम हाइट, मतलब इसमें क्या बोला है कि अगर ये एक कंटेनर है, इसमें एक लिक्विड ले लो, तो ये लिक्विड अभी रेस्ट पर है, ठीक। तो वही बोला यहाँ पे फ्लूइड एट रेस्ट, तो लिक्विड तो फिलहाल रेस्ट पर है, फ्लो नहीं कर रहा है। अगर रिवर की बात करें तो उसमें अलग अलग प्रेशर रहेगा अलग अलग पॉइंट पे। तो अगर ये फ्लूइड रेस्ट पर है, तो अगर मैं बात करूँ ये सारे मॉलिक्यूल्स की जो एक ही लाइन में आते हैं, हॉरिजॉन्टली एक ही लाइन में आते हैं। मैंने क्या बोला, हॉरिजॉन्टली, तो ये हॉरिजॉन्टल है ना, आपको वर्टिकल ऐसा होता है, हॉरिजॉन्टल ऐसा होता है। हॉरिजॉन्टली जो सारे जो मॉलिक्यूल्स है, इस सारे मॉलिक्यूल्स पे जो प्रेशर है वो सेम रहेगा। खाली ये आपका पास्कल्स लॉ आपके टेक्स्ट बुक के हिसाब से बोलता है। पास्कल लॉ एक और लॉ है उसका, ठीक है, जो आपके टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है, वो भी आपको मैं बताता हूँ। मतलब इसी का लॉ है, यही लॉ है बेसिकली, बट आपके टेक्स्ट बुक में ये वाला सिर्फ दिया है, ये वाला चीज़ दिया है, ये समझा। तो अगर मैं बात करूँ ये वाला, तो इस सारे मॉलिक्यूल्स का जो प्रेशर है सेम रहेगा, ठीक है, ये समझे। इस सारे मॉलिक्यूल का प्रेशर सेम रहेगा, याद रहना चाहिए। ओके। तो देखो जो दूसरा जो डेफिनेशन है जो आपके टेक्स्ट में नहीं दिया है, उसमें क्या है कि अगर आप प्रेशर लगाते हो, तो जो आपका दूसरा डेफिनेशन है वो कुछ इस तरह है कि प्रेशर लगाते हो एट एनी पॉइंट ऑन दी एनक्लोज्ड फ्लूइड एट रेस्ट, ठीक है ना, enclosed fluid that is transmitted undiminished to all other parts of the fluid and the wall of the container। डेफिनेशन आपने पढ़ लिया। तो देखो इसका मतलब क्या है कि सपोज मैं अगर एक बात ये ले लूँ, ये चीज़, ठीक है, ये ले लेते हैं, ठीक। तो लेट्स से ये इसको पैक कर दिए, सारे फ्लूइड्स है, ठीक है ना, ये सारे फ्लूइड्स मतलब लिक्विड है, कोई भी लिक्विड है, ठीक। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे प्रेशर लगाऊँ मैं, अगर मैं यहाँ पे प्रेशर ये क्लोज्ड है, ये क्लोज्ड है, बंद है, खुला नहीं है ये। तो अगर मैं यहाँ पे प्रेशर लगाता हूँ, तो जैसे ही मैंने प्रेशर लगाया तो क्या होगा, यहाँ पे ये चीज़ होगा। सपोज मैंने प्रेशर लगाया 10 न्यूटन पर मीटर, ये मैंने प्रेशर लगाया। तो जैसे ही ये मैंने प्रेशर लगाया, तो हर जो मॉलिक्यूल है यहाँ पे, हर मॉलिक्यूल पे कितना प्रेशर लगेगा, सेम प्रेशर लगेगा 10 न्यूटन पर मीटर। या समझ में आया। तो ये आपका सेकंड जो डेफिनेशन है वो यही बोलता है, हर मॉलिक्यूल, जितने भी मॉलिक्यूल है ना, सब पे प्रेशर इतने लगेगा 10। अगर यहाँ से आपने प्रेशर 10 दिया तो, ठीक है, समझ में आ गया ये सेकंड वाला लाइन। ओके। बट याद रहे कि वो क्लोज्ड एनक्लोज होना चाहिए, फ्लूइड जो है ना वो बंद होना चाहिए। तो यहाँ से मैंने दोनों जगह से बंद करके रखा है। ये पिस्टन आप बोल सकते हो, पिस्टन जो वो होता है जो मूव कर सकता है, ठीक है, तो ये भी मूव कर सकता है। ओके, तो ये आपका सेकंड डेफिनेशन है पास्कल लॉ का। अब जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया है वो चीज़ आपका जो डायग्राम बना के दिया है वो मैं आपको समझाता हूँ वो है क्या, ठीक है। वो बताया कि प्रेशर एट, मतलब वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ये हो गया, अभी इसको मैं रफ कर रहा हूँ। तो यार जो ये डायग्राम है आपका, इसमें क्या है बेसिकली कि एक आपका कंटेनर में फ्लूइड है, ठीक है ना, ये फ्लूइड आपका रेस्ट पर है। इसमें एक छोटा सा एलिमेंट लिया है, ट्रायंगल प्रिज्म जैसा, आपको इमेज पे दिख रहा होगा, ठीक है, ऐसा दिख रहा है ना इमेज आपको, हाँ। तो वैसे ही लिया है, ठीक है। और ये जो है ना, ये बहुत छोटा मॉलिक्यूल, जो आपका वाटर का जो मॉलिक्यूल रहेगा ना, उसके जितना रहेगा छोटा, ठीक है। ये एनलार्ज करके, सिर्फ एनलार्ज इसके लिए किया है क्योंकि समझाने के लिए। ओके। तो बेसिकली ये डायग्राम बना के पास्कल लॉ क्या समझाना चाहते हैं कि जो भी सपोज यहाँ से प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है इस ट्रायंगल पर, यहाँ से प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है, यहाँ से प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है, तो किसी भी डायरेक्शन से इस पॉइंट पर प्रेशर अगर एग्जर्ट होगा तो वो सेम ही रहेगा, समझे। तो यही आपका बताना चाहते हैं पास्कल इस डायग्राम को बताकर। तो देखो इसमें बेसिकली ये आपका जो क्यूब रहता है ना, क्यूब का हम लोग दो स्क्वायर बना के ज्वाइन करते हैं, वैसे यहाँ पे 2 ट्रायंगल बना के मैंने ज्वाइन कर दिया। तो बेसिकली यहाँ पे देखा जाए तो 3 फेस है। एक है आपका ABED, ये एक फेस है, ठीक है ना, यहाँ से एक फेस है। दूसरा फेस आपका ADFC है ना, ADFC है, ये एक फेस है, ठीक है। और तीसरा जो फेस है आपका BEFC, ये एक नीचे से एक फेस है, ठीक है। तो 3 फेस है यहाँ पर, ये समझ गया। अब 3 फेस है मतलब 3 एरिया भी रहेगा ना, ये इस फेस का एक एरिया, और ये वाले फेस का एरिया, और ये वाले फेस का एरिया, तो 3 एरिया भी होगा, ठीक है। तो देखो अब जो आपका वाटर जो है, लिक्विड जो है, वो इस फेस पे फोर्स डालेगा, तो वो लेट से वो फोर्स रहेगा आपका FB। इस फेस पे फोर्स डालेगा तो लेट से वो फोर्स रहेगा आपका FA,
इस फेस पे फोर्स डालेगा तो लेट से वो फोर्स रहेगा आपका एफ सी, ठीक है। और एरिया जो करस्पॉन्डिंग एरिया रहेगा लेट से वो ए हो जाएगा। ये जो एरिया है ई एफ सी बी, इस एरिया को मैं ए ले लेता हूँ, ठीक है। और ये वाला जो है ये फेस, इसका एरिया मैं ले लेता हूँ बी है ना, तो ए बी ले लेता हूँ, ठीक है। और ये जो फेस है इस वाले पे फोर्स एफ सी है ना, तो मैं एरिया ए सी ले लेता हूँ, स्मॉल सी, हाँ कैपिटल सी नहीं है, ए और सी नीचे है, याद रखना, ठीक है। और ये सारे वैसे ही ए बी सी वैसे ही नीचे नीचे, ये समझ गया। तो अब इस ट्रायंगल को मैं यहाँ पे, अब देखो ये बीच में एक एंगल थीटा बनाएगा, ठीक है। तो थीटा बनाएगा तो पूरा 3D में वो थीटा बन रहा है, याद रखना 3D के अंदर वो थीटा बन रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपके जो टेस्ट हुए हैं वो 2 थीटा बनाया गया है, एक ये रहा थीटा 1, एक ये है थीटा 2, तो 2 थीटा बनाया गया। अभी कि दोनों यहाँ पे क्या है, इक्वल ही है, थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2, मतलब 45 डिग्री, अगर ये 90 है तो मैं यहाँ पे इसको एक ही लाइन, एक ही आपका 2D में आपको बता रहा हूँ। तो देखो एक ऐसे फोर्स लग रहा है, एक ऐसे फोर्स लग रहा है, एक ऐसे फोर्स लग रहा है, और एरिया आपको मालूम पड़ेगा। तो अगर ये दोनों सेम थीटा है, मतलब थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2 है, तो आपने रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पढ़ा होगा, है ना, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। तो ये जो है एफ बी ऐसे लग रहा है ना, एफ बी देख लो यहाँ पे, एफ बी ऐसे लग रहा है। तो अगर मैं इसको रिजॉल्व करूँ तो एक ऊपर की तरफ होगा और एक ऐसे होगा, है ना। रुको मैं इसको थोड़ा नीचे रिजॉल्व करता हूँ, एफ बी ऐसे नीचे ऐसे की तरफ लग रहा है, तो अगर मैं इसको रिजॉल्व करूँ एक ऊपर की तरफ एक ऐसे होगा, ठीक है। ये आपका एफ बी है, तो ये आपका एफ बी है। तो अगर ये थीटा 1 है, ऊपर का ये पार्ट ये है ना, ये थीटा 1 है, ठीक। तो वो ये आपका ये क्या हो जाएगा, ये भी आपका थीटा ही हो जाएगा, मतलब लेट्स से थीटा 1 इक्वल टू थीटा 2 इक्वल टू थीटा ले लेते हैं, ठीक है। तो सब थीटा हो गए, थीटा 1 थीटा 2 कोई फर्क ही नहीं, दोनों थीटा हो गए, तो ये भी थीटा हो जाएगा, है ना, ये एंगल। तो जब ये थीटा हो तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर आपको पता है, ये जो थीटा वाला जो लाइन रहता है वो होता है कॉस थीटा, तो ये एफ बी कॉस थीटा हो गया, और ये वाला जो रहेगा ये एफ बी साइन थीटा हो गया, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर है, ठीक है। ये मैंने आपको बता चुका हूँ। तो देखो अब अगर मैं इस ट्रायंगल पे बात करूँ, ये ट्रायंगल का प्रिज्म है, याद रखना। अगर मैं बात करूँ तो इस पे इस टाइप पे फोर्स, इस तरह मतलब ये डायरेक्शन में फोर्स कौन सा लग रहा है, ये वाला लग रहा है ना, इस डायरेक्शन में राइट साइड में एक्स एक्सिस के अलोंग, तो ये फोर्स है आपका एफ सी। तो क्या मैं इसको इज इक्वल टू एफ सी के बराबर लिख दूँ, हाँ लिख सकता हूँ। अब ऊपर की डायरेक्शन में ये वाला फोर्स लग रहा है, ठीक है, ये आपका एफ ए। तो जो एफ बी कॉस थीटा आया इज इक्वल्स टू, मैं ऊपर का ही रफ करता हूँ, इज इक्वल्स टू मैं क्या लिख सकता हूँ, एफ ए लिख सकता हूँ, ठीक है ना। ये समझ में आ गया, हाँ समझ में आ गया भाई, ये समझा। तो अब देखो ये एक चीज़ आपका आ गया, क्या आ गया कि एफ बी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एफ ए, और एफ बी, अरे क्या लिख रहा हूँ, एफ बी साइन थीटा इज इक्वल्स टू एफ सी, ये आ गया। तो लेट्स से सब एक इक्वेशन ले लेते हैं, ठीक। अब अगर दूसरा इक्वेशन मैं बनाऊँ, कहाँ बनाता हूँ, यहीं पे बनाऊंगा इक्वेशन, ठीक है। तो देखो अब एरिया है, दूसरा अपने पास एरिया है। तो देखो अगर मैं बात करूँ ये वाला फेस जो एरिया 1 है, एरिया ए बी है, ये फेस एरिया ए सी है, ये फेस एरिया ए है, ये समझ में आ गया। तो मैं यहीं पे बताता हूँ। तो अगर ये थीटा है, ठीक है, अगर ये थीटा है तो लेट से मैं ये वाला नीचे वाला ही थीटा ले रहा हूँ, ये वाला, ठीक है ना। तो अगर मैं बात करूँ इसका थीटा का, तो चलो मैं ये समझ गया ना ऊपर वाला, तो इसको मैं रफ करता हूँ, इस चीज़ को रफ करो, रुको रफ करने की जरूरत नहीं, यहीं पे समझा देता हूँ साइड में, ठीक है, यहीं पे साइड में समझा देता हूँ। तो देखो अगर ये थीटा है, तो अगर मैं बात करूँ ये एरिया कौन सा है, ए सी है, ये एरिया कौन सा है, ए है, ये वाला फेस का एरिया कौन सा है, ए बी है, ठीक है ना, ये समझा। तो देखो अगर सॉरी साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा ऑपोजिट अपॉन हाइपो, तो यहाँ पे ऑपोजिट क्या है जरा बताओ, फेस ए सी है, फोर्स का हम लोग रिजॉल्व कर लिया है, बाय हम अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्री हम लोग एरिया को रिजॉल्व कर रहे हैं। तो ए सी ऑपोजिट अपॉन हाइपो रहता है ना, तो हाइपो आपका ए बी है, ठीक है, ए बी स्मॉल बी है, स्मॉल बी। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए बी साइन थीटा इज इक्वल्स टू ए सी, ठीक। और वही अगर दूसरे को रिजॉल्व करो कॉस थीटा, कॉस थीटा बताओ क्या होगा, एडजेसेंट जो कि आपका ए है, ए अपॉन हाइपो आपका ए बी, ठीक है। तो ये होगा ए बी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू ए। तो देखो अपने को हम लोग को रिजॉल्व करके, एक मिनट यार, दो चीज़ आई, ए बी साइन थीटा इज इक्वल्स टू ए सी, और ए बी, यार फिर बी मैं बड़ा लिख रहा हूँ, ए बी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू ए, ठीक। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, 2 इक्वेशन आ गए। अब क्या करना है, दोनों आप देख सकते, दोनों को आप डिवाइड कर दो, ठीक है। अब क्या करोगे, दोनों को डिवाइड कर दो,
कैसे डिवाइड करेंगे? हाथ से डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। तो देखो ये एक मिनट, हाँ, तो ये हो गया आपका, ये हो गया, डिवाइड करते जरा, एफ बी कॉस थीटा, ठीक है, साइन थीटा वाले को साथ में लेते, कॉस थीटा वाले को साथ में लेते, तो एफ बी साइन थीटा अपॉन ए बी साइन थीटा, साइन थीटा मैंने क्या बोला, साइन थीटा वाले को साथ में, कॉस थीटा वाले को साथ में, एफ बी कॉस थीटा अपॉन अपॉन ए बी कॉस थीटा, ठीक है। तो जैसा हमने डिवाइड किया है वैसे ही आपको आपका सी का भी करना पड़ेगा। सी का अब कैसे होगा? देखो अगर दोनों में अगर देखा जाए तो बी तो दोनों में सेम ही है, तो उसको डिवाइड करने की कोई ज़रूरत भी नहीं थी, ठीक है, बट कोई दिक्कत नहीं, हम लोग एफ सी का लेते हैं। तो एफ सी अपॉन ए सी होगा, एफ सी अपॉन ए सी, और एफ ए अपॉन ए, ठीक है। मतलब बेसिकली आपको क्या करना है, फोर्स अपॉन एरिया करना है डिवाइड, ठीक है, फोर्स अपॉन एरिया, लेकिन जो लेटर वाले हैं वो सेम वाले लेटर को ही डिवाइड करना है। जैसे सी वाला है तो सी वाले को ही, मतलब फोर्स अपॉन एरिया जो रहेगा ना वो सी वाले लेटर का ही रहेगा। तो आप देख सकते हो ये तो कैंसिल हो जाएगा, मतलब बात दोनों तो एक ही है, एफ बी अपॉन ए बी, तो ये हो जाएगा आपका एफ बी अपॉन ए बी, ठीक है, इज इक्वल्स टू एफ सी अपॉन ए सी इज इक्वल्स टू एफ ए अपॉन ए। तो ये देयरफॉर अब क्या लिख सकते हो, प्रेशर ऑफ बी मतलब ये फेस पे जो प्रेशर लग रहा है इज इक्वल्स टू प्रेशर, फोर्स अपॉन एरिया क्या होता है, प्रेशर एट सी, तो प्रेशर एट सी मतलब ये फेस पे जो प्रेशर लग रहा है इज इक्वल्स टू प्रेशर एट ए फेस, तो ये फेस पे जो प्रेशर लगेगा, हो गया ना। मतलब किसी भी डायरेक्शन में उस मॉलिक्यूल पर या उस पॉइंट पर फोर्स लग रहा है, ये डायरेक्शन में किसी भी डायरेक्शन से फोर्स लगे, आपका फोर्स लग रहा है, ठीक है, प्रेशर लग रहा है, तो प्रेशर हर डायरेक्शन से सेम ही होगा उस पॉइंट पर, ठीक है। तो ये आखिरी में पॉइंट में आपको लिखा देता हूँ, इतना हो गया। तो जो फाइनल पॉइंट जो बोलना चाहता है पास्कल, वो ये बोलना चाहते हैं कि प्रेशर एक्सर्टेड इज, ये बता के डायग्राम बता के और समझा के, इज सेम इन ऑल डायरेक्शन, ठीक है, नो डायरेक्शन इन अ फ्लूइड एट रेस्ट, ठीक। तो बस यही बोलना था लास्ट में, ये सब डायग्राम ये सब बता के, ठीक है ना। और एक और चीज़ आप नोट कर लेना, जो प्रेशर है ना, प्रेशर ये स्केलर क्वांटिटी है, प्रेशर इज स्केलर वेक्टर मैंने आपको बताया था, स्केलर क्वांटिटी है, क्वांटिटी, ठीक है ना। तो ये आप नोट कर लेना। चलो ठीक है, अब आगे वाला पॉइंट, अगला टॉपिक जो है वेरिएशन ऑफ प्रेशर विथ डेप्थ, वो देखते हैं। इसमें बेसिकली ये क्या है कि प्रेशर डेप्थ के साथ कैसे चेंज होता है वो देखेंगे, ठीक है ना। अब देखो इसमें क्या है कि बेसिकली ये जो टॉपिक है इसमें ये सिलेंडर लिया है, सिलेंडर का जो पानी, सिलेंडर के अंदर जो पानी भरा है, सिलेंडर का एक कंटेनर है वो यहाँ तक भरा ऊपर है, ठीक है, पूरा यहाँ तक फुल है, यहाँ तक पूरा फुल नहीं है, यहाँ तक भरा पड़ा है। अब उसके अंदर क्या है कि एक सिलेंडर टाइप का हम लोग या तो जो लिक्विड भरा है उसी का एलिमेंट ले लेंगे, या फिर कोई भी अलग से सिलेंडर टाइप का उसके अंदर एलिमेंट डाल दो आप, ठीक है, उस लिक्विड के अंदर। तो देखो अब होता क्या है कि यहाँ से जो प्रेशर लगे, यहाँ से जो प्रेशर लगेगा, यहाँ से जो फोर्स लगेगा, बेसिकली फोर्स मतलब प्रेशर तो लग ही रहा है ना, ठीक है, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ठीक है। लेकिन जो वर्टिकल फोर्स लग रहा है, वर्टिकल फोर्स आप समझ रहे हो, वर्टिकल और यहाँ से जो फोर्स लग रहा है, वर्टिकली जो फोर्स लग रहा है ऊपर से और नीचे से, तो वो बेसिकली वो क्या करेगा, वो बैलेंस करेगा, किसको बैलेंस करेगा, इस सिलेंडर के वेट को बैलेंस करेगा। क्यों? क्योंकि इस पर ग्रेविटी भी लग रहा है ना भाई नीचे की तरफ से। देखो आजू बाजू से तो ग्रेविटी लगता नहीं है, ग्रेविटी नीचे की तरफ ही लगता है ना। तो ये प्रेशर और ये प्रेशर ग्रेविटी को बैलेंस करेंगे, दोनों अपवर्ड प्रेशर और डाउनवर्ड प्रेशर, ठीक है। अब जरा देखते हैं उसमें और क्या क्या चीज़ें होती है। तो देखो इस ये वाला जो सरफेस है, ये वाला जो एरिया है, लेट से मैं एरिया 1 ले लेता हूँ, ठीक, और ये वाला जो एरिया है लेट से मैं एरिया 2 ले लेता हूँ। इतना समझा? ओके, इतना समझ गया, ओके। तो आपको पता है, क्या पता है कि आपको पता है प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, होता है फोर्स अपॉन एरिया होता है। तो अगर मैं वही बोल दूँ कि फोर्स क्या होगा, फोर्स होगा आपका प्रेशर इनटू एरिया, सीधी सी बात है ना भाई, है ना। तो देखो अगर मैं बात करूँ लेट से सरफेस ऊपर वाला, तो फोर्स ऊपर वाले ये वाला सरफेस है, लेट से मैं इसको 1 ले लेता हूँ, सरफेस A1 लिया मतलब सरफेस 1 ही रहेगा ना, A2 लिया मतलब सरफेस 2 रहेगा,
ठीक है। तो जो सरफेस 1 पे जो फोर्स लग गया वो क्या लग गया, P1 इंटू ए, ठीक है। अब देखो ये जो सिलेंडर है, अब सीधी सी बात है, जब सिलेंडर है तो ये एरिया और ये एरिया दोनों सेम होगा, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे आप लिख सकते हो ब्रैकेट में A1 इज इक्वल्स टू A2, तो मैं इज इक्वल्स टू ए ले लेता हूँ, दोनों का मिला के ए ले लेता हूँ, ठीक है। तो लेट से इसको मैं P1 इंटू ए ले लूँ, क्योंकि दोनों का एरिया सेम रहेगा ना, सिलेंडर है तो दोनों का एरिया सेम ही रहता है, सीधी सी बात है। ओके, अब फेज 2 पे जो फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा, P2 इंटू ए, प्रेशर अलग होगा, क्योंकि जब फोर्स अलग है तो प्रेशर अलग होगा, सीधी सी बात है, ठीक है ना। एरिया सिलेंडर है तो सेम रहेगा, सिलेंडर का ऊपर का नीचे का दोनों का शेप है, शेप आपका सेम है तो एरिया भी सेम होगा ना यार, हाँ है ना। ठीक है, इतना समझ गया। ओके, अब देखो इस सिलेंडर पे जो है अंदर वाले, इस पे एक और फोर्स लग रहा है, क्या लग रहा है इसका, इस पे फोर्स वेट लग रहा है इसका, कहाँ पे लग रहा है, नीचे की तरफ, ठीक है, कहाँ पे, नीचे की तरफ। वो क्या है, mg है ना, ये भी तो लग रहा है। ये दोनों फोर्स क्या कर, ये वाला प्रेशर और ये जो वाला प्रेशर, बेसिकली फोर्स बोलो, वो लोग क्या कर रहे हैं, इस mg को ही तो बैलेंस कर रहे हैं ना, इस वेट को ही। तो आप अगला पॉइंट में क्या लिख सकते हो, देखो जो सेम डायरेक्शन में वो कौन कौन से, एक तो बोल सकते हो आप यहाँ पे, एक मिनट रुको, F1 ये ऊपर से नीचे वाले को, और नीचे से जो ऊपर अप डाउनवर्ड जो फोर्स लगा रहा है, अपवर्ड जो फोर्स लगा रहा है, वो बोल सकते हो F2, ठीक है, क्योंकि वो सरफेस 2 है तो F2, सरफेस 1 है तो F1। ओके, इतना आपको मतलब समझ गया। तो जो सेम डायरेक्शन में वो दो है, एक तो ये mg है, तो नीचे के डायरेक्शन में है, एक मिनट रुको यार, ये मार्कर क्यों नहीं चल रहा है। तो सेम डायरेक्शन में एक तो F1 है और इसका वेट रहेगा, ठीक है ना। तो देखो जो सेम डायरेक्शन में रहता है वो उसको ऐड करते हैं, मतलब F2 को ये दोनों बैलेंस कर रहे हैं। तो F2 इज इक्वल्स टू, मैं क्या लिख सकता हूँ, F2 इज इक्वल्स टू F1 प्लस mg, है ना, ऐसा लिख सकता हूँ, ठीक है। अब देखो मैं क्या लिख सकता हूँ, F2, एक मिनट, F2 माइनस F1 इज इक्वल्स टू mg, ऐसा भी लिख सकता हूँ। आपको F2 पता है क्या, F2 है आपका P2 है, माइनस F1 पता है P1 है, ऊपर देख लो ये इक्वेशन, P1 इज इक्वल्स टू mg, ठीक है। अब a कॉमन लोगे तो P2 माइनस P1 बचता है, a इज इक्वल्स टू mg, ठीक है ना, ये समझा। तो ये लेट से इक्वेशन नंबर 2 ले लो, क्योंकि मैंने उसको 1 लिया है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, ये जो P2 माइनस P1 है, P2 माइनस P1 है, इसको हम बोलते हैं प्रेशर डिफरेंस, क्या बोलेंगे, प्रेशर डिफरेंस। ओके, अब आप यहाँ तक कॉपी करो, मैं फिर रफ करता हूँ। ओके, तो देखो अब मैं क्या करूँगा, ये जो सिलेंडर वाला जो शेप है इसको मैं ऊपर लेके आऊँगा, कहाँ लेके आऊँगा, ऊपर। तो ऊपर मैं यहाँ सरफेस तक लेके आ जाऊँगा, ठीक है। तो मैं डायग्राम बताऊँ कैसे, कहाँ तक लेके आ रहा हूँ, चलो बता देता हूँ। देखो इस डायग्राम में ना मैंने ये हाइट नहीं बताया था, ठीक है। तो जो फेज 1 था और जो फेज 2 था, वहाँ तक का जो टोटल हाइट है वो h है, ठीक है ना। वो मैंने डायग्राम मैंने रफ कर दिया है फिलहाल, तो वो अब डायग्राम में कर देना चाहिए, तो नहीं तो आप समझ लेना ये हाइट है, ठीक है। तो सरफेस फेज 1 से फेज 2 तक ये हाइट है, क्योंकि यही तो मैटर अभी करने वाला है, ठीक है। ये हाइट में नहीं, मैंने डायग्राम में नहीं लिखा था। ओके, ये समझा। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो सिलेंडर है, इस सिलेंडर को मैं ऊपर लेके आ रहा हूँ, ठीक है। ऊपर कहाँ पे, जो लिक्विड का जो सरफेस है ना, जो ऊपर वाला सरफेस है, वहां तक लेके आ रहा हूँ, ठीक, समझा। ओके, तो देखो ऐसा कुछ डायग्राम दिखेगा, मैं उस सिलेंडर को जो अंदर था वो ऊपर लेके आ गया। तो अब जो इस पे प्रेशर लग गया, अब बताओ इस पे जो प्रेशर लग गया, क्या लिक्विड का प्रेशर लग गया, नहीं, क्योंकि जब पूरा ऑब्जेक्ट अंदर था तब इसके ऊपर लिक्विड का प्रेशर लग रहा था, ठीक है ना। ये देखो डायग्राम में आपको दिख रहा होगा, एक मिनट, ये एक मिनट दिखा, हाँ, ये जब अंदर था पूरा तब इस पे कौन सा प्रेशर लग रहा था, तब इस पे लिक्विड का प्रेशर लग रहा था। लेकिन अब मैं इसको ऊपर लेके आ गया हूँ, जो सरफेस है ना, सरफेस ऑफ वाटर, वहाँ तक लेके आ गया हूँ। तो जब मैं वहाँ तक लेके आ गया हूँ, तब जब जो इस फेस पे प्रेशर लग गया, वो प्रेशर आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, मतलब जो ऊपर का हवा रहेगा ना उसका प्रेशर रहेगा, समझ गए। तो वो प्रेशर कौन सा रहेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसको हम लोग PO से डिनोट करेंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, ठीक। और अभी इस पे जो प्रेशर लग रहा है वो लिक्विड का प्रेशर ही लगेगा फिलहाल,
नीचे से जो ऊपर की तरफ जो प्रेशर लगेगा, ठीक है, ये समझा। तो अब जो फेस 1 पे जो प्रेशर लगेगा, अभी आप क्या लिख सकते हो, प्रेशर एट फेस 1 या पॉइंट 1 भी आप बोल सकते हो, मैं फेस लिखता हूँ, फेस 1 इज इक्वल्स टू पीओ, इसको हम बोलते हैं एटमॉस्फियरिक प्रेशर, मतलब वो जो हवा का प्रेशर लगे, क्योंकि अब लिक्विड तो लिक्विड के बाहर है ना वो फेस। और जो प्रेशर एट फेस 2 उसको मैं क्या ले लूँगा, उसको मैं सिर्फ पी ले लेता हूँ, ठीक है। तो पहले क्या था, पहले क्या था जरा वो देखते हैं। पहले आपका जो इस पे प्रेशर लग रहा था वो P1 था ना पहले, और ये जो प्रेशर था पहले क्या था, P2 था। मतलब ऊपर वाला देखो तो P2 ये है और P1 ये है, ठीक है, ये समझे। तो बस मुझे कुछ नहीं, ये जो आपने लिया इसी चीज़ को इस इक्वेशन में डालना है, ओके। तो P2 है आपका P और P1 है आपका PO A इज इक्वल्स टू mg, ठीक। तो वही अगर मैं अब क्या करना है यहाँ पे, आपको एक चीज़ पता है, क्या पता है कि जो डेंसिटी होता है वो क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है ना, ओके। और मास क्या होगा फिर, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होगा, ठीक है। अब वॉल्यूम ये क्या है, ये कौन सा शेप है, सिलेंडर शेप है, सीधी सी बात है। तो सिलेंडर शेप का वॉल्यूम क्या होता है, पायर स्क्वायर h होता है, ओके। तो पायर स्क्वायर जो है, पायर, रुको डेंसिटी लिख देता हूँ, पायर स्क्वायर h होता है इज इक्वल टू m। अब तो पायर स्क्वायर तो एरिया होता है ना, एरिया। तो ये मैं पायर स्क्वायर को एरिया लिखता हूँ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू एच, एच आपका वो पूरा हाइट, हाँ, ये एच, ये यहाँ से यहाँ तक इज इक्वल टू m। तो क्या मैं m के बदले ये डाल दूँ पूरा, डेंसिटी इंटू एरिया इंटू हाइट, m क्या है, मास ऊपर वाला। तो देखो वो मैं पुट करता हूँ, p माइनस पी नॉट इज इक्वल्स ए तो है ना यहाँ पे साथ में, इज इक्वल्स टू m के बदले में क्या ये पुट करूँगा पूरा, ठीक है। तो ये पुट करता हूँ, तो डेंसिटी इंटू डेंसिटी देखो मैं आपको बताया था अलग अलग कैसे कैसे तरीके से बनाते, तो मैं ऐसे बना रहा हूँ, ठीक है, इंटू एच इंटू जी। तो यहाँ पे जो एरिया है वो कैंसिल हो जाता है, तो बचता है आपका p माइनस पी नॉट इज इक्वल्स टू रो एच जी, ठीक है। और इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं गॉज प्रेशर, GAUGE, गॉज प्रेशर, ठीक है, याद रहेगा ये। इस पूरे टर्म को हम बोलते हैं गॉज प्रेशर, ठीक है। तो ये भी आप नोट कर लेना, मतलब गॉज प्रेशर आपका P माइनस पी नॉट भी होगा इज इक्वल्स टू रो एच जी, रो आपका डेंसिटी, एच आपका हाइट है, पूरा ये हाइट, और जी आपका ग्रेविटी, एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी। अब हाइट देखो ये कहाँ से कहाँ तक है, ये सरफेस से होना चाहिए, मतलब जो आपका सरफेस ऑफ द लिक्विड है ना वहाँ से आपका हाइट होना चाहिए, कहाँ पे आपका प्रेशर नापना है, ठीक। अब मैं इसको रफ करता हूँ, तो देखो आपका ये आया था है ना, P माइनस पी इज इक्वल टू रो एच जी, एच रो जी बोलो, बात एक ही है, रो, इसको रो बोलते हैं डेंसिटी को। तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ भाई, कैसे लिख सकता हूँ, P इज इक्वल्स टू पी ए प्लस रो एच जी, है ना, ऐसा भी लिख सकता हूँ। तो ये जो होगा ये एक फॉर्मूला बन गया। अब ये फॉर्मूला किसका है, इस प्रेशर का है, ये दिख रहा है ना P, मैंने वो P2 के बदले पी लिया क्योंकि ये नीचे वाला P2 था ना स्टार्टिंग में, और ये ऊपर वाला P1 था, बाद में इसको ऊपर लेके आया तो P हो गया, ये P हो गया, ठीक है, आपके टेक्स्ट बुक के हिसाब से, ठीक है। तो ये जो P है ना, ये P आपका प्रेशर, ये जो P है ये प्रेशर किसकी वजह से रहेगा, अब एटमॉस्फेयर भी है उसके, जो दूसरा फेस है उसमें तो एटमॉस्फेयर का प्रेशर भी लग रहा है ना, तो इसको हम बोलेंगे, ये जो आपका इक्वेशन आया ये आया टोटल प्रेशर ओ एट डेप्थ h। मतलब अब देखोगे तो सरफेस से लेके इस पॉइंट पर अगर आपको प्रेशर निकालना है तो गहराई आपका h ही है ना, क्योंकि उसका हाइट ही, सिलेंडर का हाइट उतना है, डेप्थ h फ्रॉम फ्री सरफेस, क्योंकि फ्री सरफेस से ही है ना वो ऊपर वाला, ये फ्री सरफेस है ना ऊपर वाला फेस, फ्रॉम फ्री सरफेस, ओके, ऑफ लिक्विड भी लिख दो यहाँ पे। तो ये इस चीज़ का इक्वेशन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखना। और एक और इक्वेशन लिखता हूँ ये, और उस वो इक्वेशन किस चीज़ का रहेगा, P, ठीक है, P इज इक्वल्स टू रो एच जी, ये जो आया था आपका, जो कि हम ये सिर्फ ये जो है आपका
गॉज प्रेशर समझा आपको क्या होता है? गॉज प्रेशर जो एक्सिस प्रेशर रहेगा बेसिकली बिटवीन फ्री सरफेस एंड वाटर, लिक्विड जो भी रहेगा। और ये जो प्रेशर है ये रहेगा आपका प्रेशर, ये भी आप नोट कर लेना, प्रेशर ड्यू टू लिक्विड। ठीक है, लिक्विड एट एनी पॉइंट इनसाइड द लिक्विड। समझ गए ये क्या बोलना चाहता है? मतलब अगर आपको इस पॉइंट पे प्रेशर चाहिए, इस पॉइंट पर, तो इस पॉइंट पर सीधी सी बात है, फ्री सरफेस का तो कुछ अता पता नहीं है, जो भी प्रेशर लग गया वो लिक्विड की वजह से लग गया, है ना। जो भी प्रेशर लग गया इस पॉइंट पर लिक्विड की वजह से लग गया, तो प्रेशर क्या होगा? वो प्रेशर होगा आर बोल रहा हूँ, रो एच जी। ठीक है, रो आपका डेंसिटी ऑफ वो जो लिक्विड रहेगा, एच आपका हाइट मतलब सरफेस से हाइट कितना है, या जहाँ से भी हाइट आपका उसमें दिया रहेगा, और जी मतलब ग्रेविटी। ठीक, ये समझा, ये आपको नोट कर लेना। और गॉज प्रेशर भी आपको बता दिया, एक्सिस प्रेशर मतलब डिफरेंस, प्रेशर डिफरेंस पी माइनस पी नॉट। ओके, पी नॉट मैंने ए लिया है क्या यहाँ पे? ओ पी ओ है, ठीक है, नोट कर लेना, ये पी ओ है। ठीक है, मैं पी ए गलती से लिख दिया। ओके, अभी तक का जो 3 फॉर्मूला है ना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूँ लिक्विड की वजह से जो लिक्विड में प्रेशर लगता है वो ये लगता है एच रो जी। अब एच क्या है? हाइट होता है बेसिकली, डेप्थ मतलब, या वो डेप्थ दिया आपको दिया रहेगा। ठीक है, सरफेस से डेप्थ दिया रहेगा, या फिर जहाँ से भी आपका डेप्थ है वो दिया रहेगा, गिवन रहेगा। और जो रो है आपका यहाँ पे वो क्या रहेगा? डेंसिटी। जो भी लिक्विड रहेगा उसका डेंसिटी क्या है, जो भी फ्लूइड रहेगा उसकी डेंसिटी, मतलब वाटर है तो डेंसिटी ऑफ वाटर। और दूसरा फॉर्मूला है कि टोटल प्रेशर एट डेप्थ फ्रॉम फ्री सरफेस। अगर फ्री सरफेस भी दिया हुआ है आपको गिवन में, ठीक है, तब आपका टोटल प्रेशर क्या लगेगा उस पॉइंट पर। ठीक है, जहाँ पे भी आपको प्रेशर निकालना है, तो उसका जो प्रेशर रहेगा वो रहेगा पी नॉट, जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, मतलब जो हवा का प्रेशर रहता है जो सरफेस के ऊपर रहता है, और प्लस ये वाला प्रेशर, ये जो है आपका एच रो जी। ठीक है, ये समझा? ओके, अब जो तीसरा आपका गॉज प्रेशर, तो गॉज प्रेशर अब कुछ नहीं है, देखो ये जो पी नॉट है खाली इधर मैंने ले लिया है, माइनस हो गया, इज इक्वल टू एच रो जी। मतलब जो एच रो जी है उसके बदले पी माइनस पी नॉट भी रख सकता हूँ। लेकिन अगर सपोज आपका फ्रॉम फ्री सरफेस नहीं दिया, इस कंडीशन में अगर मैं बात करूँ गॉज प्रेशर में, फ्रॉम फ्री सरफेस नहीं है, सिर्फ लिक्विड के अंदर है, तो अगर लिक्विड के अंदर है तो ये तो है ही नहीं, ये जीरो हो गया, एटमॉस्फेयर प्रेशर नहीं है। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ कि इन लिक्विड, सिर्फ लिक्विड, इन लिक्विड के अंदर जो गॉज प्रेशर रहेगा, तो पी नॉट तो उधर रहेगा नहीं, क्योंकि एटमॉस्फेयर का हमको प्रेशर देखना ही नहीं है, सिर्फ लिक्विड के अंदर का लिक्विड प्रेशर देखना है, तो पी इज इक्वल टू एच रो जी हो जाएगा। ठीक है, मतलब वो ऊपर वाला फॉर्मूला के जैसा हो जाएगा। मतलब इसको हम लोग गॉज प्रेशर को, तब अगर लिक्विड के अंदर रहेगा, ठीक है, तो जो गॉज प्रेशर होगा वो ये होगा एच रो जी, क्योंकि उसमें हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं देखेंगे। ये समझे? ओके, तो ये आपको नोट करके रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो इसके ऊपर ना एक एग्जांपल लिया गया, ये जो भी बताया पास्कल ने हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स करके एग्जांपल लिया गया। अब जरा वो देखते हैं वो क्या है। तो हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स में बेसिकली क्या है कि एक नीचे जो आपका जो बेस है वो सेम हाइट का लिया गया, ये जो है ना, ये दोनों साइड सेम हाइट का है। ठीक, ये जो एच है, ये जो एच है, दोनों सेम है, लेकिन ऊपर जो कनेक्ट किया गया अलग अलग टाइप का कंटेनर कनेक्ट कर दिया गया। ये देखो, ये रेक्टेंगल के टाइप का कनेक्टर है, ये उल्टा ट्रायंगल है, ये सीधा ट्रायंगल जैसा है। ठीक है, तो इसमें आप क्या देख सकते हो कि हर एक जो कंटेनर है उसमें लिक्विड की जो क्वांटिटी है वो अलग रहेगी, इसमें ज़्यादा है, फिर उसके बाद इसमें ज़्यादा है, फिर उसके सबसे कम इसमें है ना। लेकिन इसमें क्या बोला है कि जो लिक्विड का लेवल रहेगा वो सब में, तीनों में सेम रहेगा। अब बोलो ऐसा क्यों? ऐसा इसके लिए पास्कल लॉ की वजह से। पास्कल लॉ ने क्या बताया कि जो भी आपका प्रेशर, जो हाइट, जैसे ये जो हाइट है ना, ये सबके लिए सेम है। ये अगर आप देखोगे ये हाइट इसके लिए भी सेम है, ये जो हाइट पकड़ लो, ये जो हाइट है सबके लिए सेम है। तो हाइट जब सेम है तो जो बेस में जो जितने भी लिक्विड है, लिक्विड के मॉलिक्यूल है, सब पे प्रेशर सेम रहेगा। हर एक मॉलिक्यूल पे जो बेस है ना, सब पे प्रेशर सेम रहेगा। उस प्रेशर सेम होने की वजह से सबका जो लिक्विड का हाइट है वो सेम है, याद रखना। ठीक है, तो यही था आपका हाइड्रोस्टैटिक्स पैराडॉक्स। अगला जो आपका एग्जांपल नंबर 10.2, ठीक है ना, ये मैंने जूम किया हुआ है कैमरा को। ठीक है, तो इसकी वजह से जो आपका जो कैमरा है वो थोड़ा सा मतलब कम क्लियरिटी का दिख रहा है। तो देखो इसमें क्या बोला है कि व्हाट इज द प्रेशर, क्वेश्चन जो है इसमें बोला है कि व्हाट इज द प्रेशर ऑन अ स्विमर 10 मीटर बिलो द सरफेस ऑफ लेक, इसमें ये बोला है। ठीक है, मतलब उसमें दिया क्या है? कुछ नहीं दिया है। एक मिनट, दिख रहा है क्या?
तो देखो उसमें क्या बोला है कि जो हाँ हाइट इसमें दिया है बेसिकली, मतलब डेप्थ दिया है बेसिकली। डेप्थ को हम लोग यहाँ पे हाइट कंसिडर करेंगे, मैंने बताया भी था कितना है 10 मीटर। ओके, अब बोला कि उसमें प्रेशर क्या होगा। ठीक है जी, प्रेशर बस ये पूछा है। अब बोला है कि वाटर लेक, मतलब लेक बेसिकली वाटर पानी रहेगा ना उसमें, तो डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है 1000 होता है, हमें पता है 1000 kg पर मीटर क्यूब होता है, डेंसिटी भी मालूम पड़ गया। अब सिंपली तो जो आपको प्रेशर का जो फॉर्मूला पता है, ठीक है, हम लोग हर जगह ज़्यादातर जो फ्री जो दिया है ना सरफेस ऑफ द लेक से बोला है ना, तो सरफेस के ऊपर जो है क्वेश्चन में है, क्वेश्चन में सरफेस ऑफ द लेक बोला है ना, तो सरफेस के ऊपर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है ना, तो इसके लिए हम लोग हर जगह ज़्यादातर यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, P इक्वल्स टू P नॉट प्लस एच रो जी। ठीक है, ये हमको प्रेशर निकालना है, ये आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमने बताया था आपको कितना होता है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, कितना हम लोग देखो पास्कल में करेंगे। पास्कल मतलब दैट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये होता है पास्कल। तो वो क्योंकि ऐसा यूनिट है तो उसमें करने वाले, तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। ठीक है, इतना होता है। तो ये पास्कल ये आपका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, ये हमने देखा था। तो हम लोग हमेशा प्रेशर में यही लेंगे, जब तक कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोला नहीं है तब तक कि हम लोग यही लेने वाले 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल लेने वाले। तो पी नॉट आपका कितना है 1.01 इंटू 10⁵। ओके, और प्लस एच आपको पता है 10 है, रो आपको पता है डेंसिटी दैट इज 1000 है, डेंसिटी ऑफ वाटर। तो 1000 को 10⁵ लिखता हूँ। जी देखो ग्रेविटी को 10 ही ले लो, ठीक है, क्योंकि सब 10-10 के फॉर्म में, तो 10 ही ले लो। और दिया भी रहेगा आपको, जब ग्रेविटी 10 लेना रहेगा ना तो दिया रहेगा, क्वेश्चन में ही दिया रहेगा। तो ये हो गया आपका 1.01, मतलब पकड़ लो 1 ही हो गया ना। ये 1.0 मतलब क्या 1 इंटू 10⁵, मतलब ये 10⁵ हो गया। प्लस ये कितना हो जाएगा, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये काम करता हूँ मैं इसको 1 इंटू 10⁵ रखता हूँ। ठीक है, 1.01 को मैं सिर्फ 1 ले लेता हूँ, क्योंकि बीच में प्लस भी है ना, इसके लिए प्लस मेरे को कॉमन लेना पड़ेगा, कॉमन के लिए। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 10 इंटू 10⁵ प्लस 10⁻1 हो गया, तो ये हो जाएगा 315 हो गया। तो ये भी हो गया 1 इंटू 10⁵, ऐसे मैं लिख सकता हूँ। अब बीच में प्लस है, इसके लिए मैंने 1 इंटू लिया है। तो अगर मैं दोनों में 10⁵ कॉमन लूँ तो आंसर बचता है 1 + 1 बचता है। ठीक है ना, 1 + 1 10⁵ का दोनों में कॉमन ले लिया, तो इसका जो आंसर आएगा 2 इंटू 10⁵ क्या निकालो, प्रेशर किस में निकालो, पास्कल और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका आंसर रहेगा, मतलब ये प्रेशर लगेगा उस स्विमर पर। ठीक है, तो ये याद रहेगा। मतलब अब अगर कोई भी लिक्विड में, जैसे वाटर में कोई भी ऑब्जेक्ट रहता है, तो अगर आपको उसके ऊपर प्रेशर कितना लग रहा है निकालना है, तो आप इजीली निकाल सकते हो ये फॉर्मूला से। ठीक है ना। तो यार ये टॉपिक हमारा भी खत्म हो गया, वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद डेप्थ। तो देखो इसका तो ये आपको जो भी दिया था वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अभी ना 1-2 सम कर लेते जो कोई भी एंट्रेंस एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, समझे। ओके, तो देखो जो आपका मैं ये भी एक एग्जांपल आपको बताना भूल गया जो आपके टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है। अगर मैं बात करूँ कि लिक्विड का कैसे प्रेशर हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो सपोज एक सिलेंडर ले लो, सिलेंड्रिकल शेप का कोई भी कंटेनर ले लो। ठीक है, तो अगर 1 मिनट, तो अगर आप इसमें लिक्विड भर दो, ठीक है ना, फुल लिक्विड भर दो, लिक्विड कोई भी पानी वानी भर दो। ठीक है, तो अब कैसे मतलब मैं जो आपको जो इसमें सिखाया गया है कि डेप्थ, जितना डेप्थ होगा उतना ज़्यादा प्रेशर रहेगा लिक्विड का। ठीक है, मतलब जितना हाइट होता है, जितना ज़्यादा डेप्थ होता है, गहराई होता है, उतना ज़्यादा प्रेशर होता है लिक्विड का। ये प्रेशर का फॉर्मूले में ही है। प्रेशर का फॉर्मूला क्या है, H⁻G, यही है ना, प्रेशर एट लिक्विड ड्यू टू लिक्विड, यही है ना प्रेशर का फॉर्मूला। तो H मतलब क्या होता है, डेप्थ होता है, हाइट होता है, फ्रॉम फ्री सरफेस जो दिया रहेगा आपको, गिवन रहेगा, है ना, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक हाइट, यहाँ से लेके यहाँ तक हाइट। तो वही मैं 3 हाइट लेने वाला हूँ। तो देखो एक यहाँ से लेके यहाँ तक हाइट लूंगा, मतलब एक यहाँ पे मैं अगर होल मार दूँ इस कंटेनर में, और एक यहाँ से लेके यहाँ तक हाइट लेता हूँ, मतलब अगर हॉरिजॉन्टली बात करूँ तो यहाँ पे एक होल मार दूँ, और यहाँ से लेके यहाँ तक हाइट लिया, मतलब यहाँ पे एक होल मार दूँ। तो अगर आप देखोगे, ठीक है, कि यहाँ पे जो लिक्विड फ्लो गिरेगा बाहर, यहाँ पे मैंने होल मारा है, तो ऐसे कुछ गिरेगा, है ना। मतलब उसका प्रेशर, वहाँ पे प्रेशर बहुत कम है, क्योंकि उसका हाइट फ्रॉम दी सरफेस कम है, इसकी वजह से। और यहाँ पे अगर देखोगे तो उसका थोड़ा ज़्यादा प्रेशर रहेगा, तो ये थोड़ा सा दूर जाएगा, है ना, ऐसे ही होता है। आपने देखा होगा कि इसका हाइट इससे ज़्यादा है, तो इसके लिए इससे थोड़ा दूर जाएगा, दूर डिस्टेंस पर जाएगा। और इसका अगर आप देखोगे प्रेशर, तो ये और भी दूर जाएगा, दोनों से दूर जाएगा, क्योंकि इसका हाइट
और भी ज़्यादा इन दोनों से। तो बेसिकली जो प्रेशर रहेगा लिक्विड के अंदर वो डिपेंड करेगा कि हाइट कितना है, ठीक है। तो ये भी एक बढ़िया एग्जांपल है, ठीक है ना, वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद डेप्थ, यही था बेसिकली। मतलब प्रेशर गहराई के साथ, डेप्थ के साथ या हाइट के साथ चेंज होता रहता है, यही था कंसेप्ट में, और कुछ भी नहीं था इन शॉर्ट। और बाकी सब वो फॉर्मूला वगैरह दिया था। अब हम लोग एक दो न्यूमेरिकल देख लेते हैं जो एंट्रेंस में आया हुआ है। तो देखो ये वाला एक क्वेश्चन मैं करता हूँ जो कि AIPMT में आया है, ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट, ठीक है ना। आपको दिख रहा होगा मेरे ख्याल से, क्वेश्चन तो दिख ही जा रहा होगा, लेटर्स क्या क्या लिखे। तो इसमें बोला है कि द डेप्थ बोला है, ओशन का डेप्थ कितना है देख सकते हो, 2700 मीटर। बोला है कि वाटर जो है, ओशन के अंदर वाटर ही रहता है, तो उसका कंप्रेसिबिलिटी कितना है, इतना पास्कल पर पास्कल, ठीक है, इतना है। कंप्रेसिबिलिटी है, डेप्थ है, हाइट है, ठीक है, दो चीज़ दिया है। डेंसिटी ऑफ वाटर भी अपने को देख, मैंने क्या बोला था, सब दिया रहेगा, डेंसिटी ऑफ वाटर भी दिया रहेगा, आपको याद भी रखना पड़ेगा लेकिन दिया भी रहेगा। पूछा क्या है कि व्हाट इज फ्रैक्शनल कंप्रेशन, फ्रैक्शनल कंप्रेशन क्या है, अरे ये तो दिया ही नहीं था अभी तक। तो देखो फ्रैक्शनल कंप्रेशन क्या होता है वो यार देख लो। जो फ्रैक्शनल कंप्रेशन होता है, नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार और भी एग्जाम और भी एंट्रेंस में पूछ सकते हैं। एंट्रेंस की मैं बात कर रहा हूँ। फ्रैक्शनल कंप्रेशन जो होता है, कंप्रेशर मैंने लिख दिया क्या, चलो ठीक है, कोई स्पेलिंग की समझ में आ गया होगा ना कि आपको, मैंने यही लिखा है। तो फ्रैक्शन कंप्रेशन क्या होता है कि प्रेशर इनटू कंप्रेसिबिलिटी होता है, समझ गए, बस यही होता है, प्रेशर इनटू कंप्रेसिबिलिटी। तो यही आपको निकालना है। तो आपको कंप्रेसिबिलिटी तो यहाँ पे दिया हुआ है, देखो ये रहा, बस आपको प्रेशर नहीं पता है इसमें, तो प्रेशर निकालते हैं। तो प्रेशर निकालने के लिए हमको फॉर्मूला हमको पता है, एच रो जी, यही है, ठीक है इसमें, ठीक है। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर का कुछ ऐसा नाम हम कुछ दिया नहीं है, ठीक है, अपने को लेना नहीं है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब देखो, तो एच आपका डेप्थ होता है, तो डेप्थ कितना है इसमें 2700, ये आपका डेंसिटी होता है, तो डेंसिटी कितना है 10⁻3, मतलब 10⁻3। ये आपका ग्रेविटी होता है, तो ग्रेविटी को 10 के पावर में ले लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा, 9.8 के बदले 10 ही ले लो, ठीक है। बस ये आपको निकाला आपने, प्रेशर मिल गया, प्रेशर मिल गया, तो इसमें लगा दो आंसर, देखते हैं कितना आता है फटाफट। ये हो जाएगा 27 × 10⁻2, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 10⁻3 × 10, ठीक। तो ये हो जाएगा, इसको मैं बाद ये वाले को अलग से सॉल्व करूँगा, पहले मैं प्रेशर निकाल रहा हूँ। तो 27 इंटू होगा 236 हो गया, 10⁻6 हो गया, मतलब प्रेशर आपका इतना मिल गया। तो अब इस फॉर्मूले लगाओ, 27 इंटू 10⁻6, कंप्रेसिबिलिटी कितना है 45.4 इंटू 10⁻11, इतना है, ठीक है। तो अगर इसको मैं कैलकुलेट करते हैं, देखो हाँ, मैं वो शायद आपको दिख नहीं रहा था, देखो मैंने क्या किया, प्रेशर लिया और यहाँ पे कंप्रेसिबिलिटी को मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि हम लोग का फॉर्मूला यही था ना, ओके। तो अगर मैं 27 और 45.4 को मल्टीप्लाई करूँगा इन दोनों को, तो जो मेरा आंसर मिलता है वो होता है 1225.8, और ये 10⁻6 और 10⁻11 हो जाता है 10⁻5, ठीक। अब पॉइंट हो गया, मतलब ये आएगा 0.1225 के आसपास आएगा, ठीक है ना। तो इसके आसपास देखो ये ना 10⁻2 के पावर में दिया है लास्ट में, तो आपको ये पूरा पावर यहाँ पे रखना नहीं पड़ेगा, आपको क्या करना है यहाँ पे 10⁻2 पावर रखना है, ठीक है। तो अगर आप 10⁻3 इसमें दोगे तो जो आएगा 1.225 इंटू 10⁻2 ये मिलता है, मतलब ये वाला जो आंसर है ना 1.22, तो ये रहेगा, ठीक। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, ओके। तो यार अभी देखो फिफ्थ वाला, 3 लिक्विड है जिसका इक्वल मास है, याद रखना, और अलग 3 आइडेंटिकल क्यूबिकल वेसल में है ABC, और तीनों लिक्विड का जो डेंसिटी है वो दिया हुआ है, डेंसिटी A, डेंसिटी B, डेंसिटी C, जिसमें डेंसिटी जो तीसरा लिक्विड है उसका डेंसिटी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दूसरा लिक्विड, एज कम्पेयर टू पहला लिक्विड, समझ गए ना, मतलब तीसरे लिक्विड का सबसे ज़्यादा डेंसिटी है। तो द फोर्स एक्सर्टेड बाय द लिक्विड ऑन द बेस ऑफ द क्यूबिकल वेसल, मतलब समझ गए ना। अब बेस मतलब जो आपको कौन सा क्यूबिकल वेसल बोला है ना, तो क्यूब बनाओगे ऐसे, वैसे बनाने की तो ज़रूरत, अरे ये क्या ज्वाइन कर दिया मैंने, क्यूब अगर आप बनाते हो, ठीक है, तो ऐसे कुछ क्यूब बनता है, ठीक है। तो बेस मतलब नीचे, नीचे जो भी रहेगा बेस। तो अगर मैं बात करूँ, इसमें बोला है कि क्या फोर्स बोला है ना, फोर्स, तो इसमें डेंसिटी सी अलग अलग है ना, बाकी मास इक्वल है। तो फोर्स का अगर मैं बात करूँ, फोर्स के फॉर्मूले में डेंसिटी आता ही नहीं है, फोर्स के फॉर्मूले में डेंसिटी आता है क्या, नहीं आता है। तो फोर्स इज इक्वल्स टू mg होता है,
तो जब m सेम है सबका तो फोर्स भी जो लगेगा ना बेस पे सबका सेम रहेगा, ठीक है। तो जो भी ऑप्शन रहेगा फोर्स सेम वाला वो रहेगा, मतलब ये देखो, तो जो भी फोर्स क्या रहेगा, सेम इन ऑल वेसल, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा, ये समझे। तो यार आगे जो टॉपिक रहेगा आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है, पार्ट 2 में। तो देखो यार, अगर आपको समझ में आ रहा है चीज़ें तो आप यार वीडियो को जितना हो सकता है उतना अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करो, जितने भी आपके व्हाट्सअप ग्रुप है, ठीक है, क्लासमेट वालों का, जैसे क्लास 11 वालों का जितने भी व्हाट्सअप ग्रुप है ना, आप उधर शेयर करिए प्लीज़, ठीक है। क्योंकि यार मैं इतना, क्योंकि काफ़ी टाइम मुझे मेहनत लगता है यार ये वीडियो बनाने में। लाइक मुझे पहले तो 1-1.5 घंटा देखना पड़ता है, रीड करना पड़ता है क्या एक्चुअली में दिया है इसमें, ठीक है। फिर उसके बाद उसके लिए वीडियो मतलब बनाना रहता है ना बोर्ड पे, ये जो मैं बना रहा हूँ, तो उसमें भी टाइम जाता है, ठीक है। फिर अपलोडिंग में भी टाइम जाता है, तो काफ़ी मतलब आप पहले भी आपको मैं बता चुका हूँ, लाइक 5 to 6 आवर्स लगता है, ठीक है, एक वीडियो बनाने में, अराउंड 40 to 50 मिनट्स का, 50 मिनट्स का अराउंड, ठीक है। तो यार बहुत मेहनत लगता है, सिर्फ 50 मिनट का वीडियो बनाने के लिए अराउंड 5 घंटा लगता है, अराउंड 5 से 6 घंटा। तो यार आप सोच सकते हो बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, और व्यूज़ भी आप देख सकते हो, व्यूज़ भी नहीं आ रहे, है ना। तो यार आप जितना हो सकता है उतना आप शेयर कीजिए, बस मैं बस यही कह सकता हूँ आपसे, ठीक है। चलिए तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट।